हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स। दोस्तों हमें स्टार्ट करने वाला आज अपना न्यू सेशन जो कि सेशन 21-22। देखो इस सेशन में हम लोग क्लास 12 का अकाउंटेंसी कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। देखो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं क्योंकि इस साल का जो हमारा सिलेबस था वो 30% रिड्यूस हो चुका था क्योंकि कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है। इसकी वजह से सीबीएसई ने 30% सिलेबस हमारा रिड्यूस कर दिया था। हर एक सिलेबस जो कि अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, बीएसटी हो, किसी भी सब्जेक्ट का हर एक सब्जेक्ट का उसने 30% रिड्यूस कर दिया था। लेकिन जो ये सेशन चलेगी सेशन 21-22 यानी इस साल जो बच्चे 12th क्लास में आए हैं 11th से प्रमोट हो गए और जो बच्चे अभी 12th में हैं और जिनको एग्जाम देना 2022 में मार्च में जो 12th बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए सीबीएसई ने बोला कि कोई भी सिलेबस आपको रिडक्शन नहीं की जाएगी। यानी अभी तक तो सीबीएसई ने यही बोला है कि अभी नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए हम कोई भी सिलेबस को कम नहीं करेंगे, यानी आपको फुल सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो ये चीजें ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, अभी से अपना क्लास 12 स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर जिन बच्चों ने स्टार्ट कर दिया उनके लिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो जो क्लास 12 की अकाउंटेंसी है उसको 80 मार्क्स का आप सबको पता ही होगा, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले वॉल्यूम 1 जो कि 40 मार्क्स का, आपका जो वॉल्यूम है वो 1 है 40 मार्क्स का आएगा, वॉल्यूम 2 है 20 मार्क्स का और वॉल्यूम 3 भी है 20 मार्क्स का। तो ऐसे 3 वॉल्यूम में क्लास 12 पे अकाउंटेंसी को डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले जो हमारा वॉल्यूम 1 उसका अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन पार्टनरशिप, यानी यही जो वॉल्यूम 1 है ये सफिशिएंट है पास करने के लिए। अगर इसको सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है 100% इसको पी जाओ भाई। वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर लो, अच्छी तरह से कंप्लीट कर लो, आपका 40 मार्क्स का अकेले ये वॉल्यूम 1 पास करा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे बड़ा भी यही है वॉल्यूम 1। जो वॉल्यूम 1 है वो कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का। अब देखो 40 मार्क्स में इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि हम वॉल्यूम 1 ही स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो देखो जो वॉल्यूम 1 है उसको उसमें एनपीओ है और पार्टनरशिप है। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पहले 2-3 साल पहले 11th क्लास में हुआ करता था लेकिन उसको 10th में डाल दिया, 12th में डाल दिया गया। जो एनपीओ है ये सिंगल अकेले 10 मार्क्स का है, यानी 10 मार्क्स का आपका एनपीओ आएगा वॉल्यूम 1 में और बाकी जो 30 मार्क्स है वो पार्टनरशिप का है। यानी 12th क्लास में मात्र ऐसा एक सिंगल चैप्टर है एनपीओ जो 10 नंबर का आता है, बाकी ऐसा कोई सा चैप्टर नहीं है। कैश फ्लो भी इसके अंदर वो 8 मार्क्स का ही आता है। यानी एक सिंगल चैप्टर 12th क्लास में है जो एनपीओ जो 10 मार्क्स का आता है, चैप्टर नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 1 में। ठीक है, और सबसे इजी चैप्टर है। अगर किसी ने 11th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ा तो उसके लिए कोई जरूरत ही नहीं पढ़ने की, आराम से एक बार पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा। देखो वॉल्यूम 1 कितने मार्क्स आएगा, 40 मार्क्स का, 10 मार्क्स का एनपीओ आएगा, 30 मार्क्स का हमारा पार्टनरशिप आएगा, 20 मार्क्स की कंपनी आएगी और 20 मार्क्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आएगी। तो ये थोड़ा सा आपका हो गया कि कौन सा बुक कितने मार्क्स का है। हम क्या स्टार्ट करने वाले, हम बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे अपना वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1 में सबसे पहले चैप्टर 1 है एनपीओ, एनपीओ को पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 2 से पार्टनरशिप स्टार्ट होगा, पार्टनरशिप पढ़ेंगे। यानी हम बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना वॉल्यूम नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप। अब अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो चैप्टर नंबर 1 है वो हमारा 10 मार्क्स का, जो आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। सो अब हम स्टार्ट करने वाला अपना चैप्टर नंबर 1 जो कि है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में एनपीओ भी बोलते हैं। अब देखो एनपीओ हमारा जो है 10 मार्क्स का, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन 10 मार्क्स जो है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। देखो जो 10 मार्क्स है उसको 6 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया और यहाँ पे 4 मार्क्स कर लगा। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका फुल फ्लैश आएगा जो कि कंप्लीट इस चैप्टर को कवर करेगा, और जो 4 मार्क्स है इसको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो 3 मार्क्स या 2 मार्क्स, 1 या 2 मार्क्स, मोस्टली 3 मार्क्स का होगा। 3 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सब्सक्रिप्शन का या फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, और बाकी जो बचेंगे उसका आ जाएगा 1 या 2 एमसीक्यू। यही आपका इस चैप्टर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये 10 मार्क्स बहुत ही इजी है, आप बहुत अच्छे से इसको स्कोर कर सकते हो, थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले मैं स्टार्ट करते इस चैप्टर को। तो सबसे पहली जो बात आती है कि सर जो एनपीओ होता है इसका क्या मतलब होता है, यानी एनपीओ किसे हम बोलते हैं। तो देखो एनपीओ का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसी कंपनी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सोसाइटी को या पब्लिक को उनके वेलफेयर, उनके भलाई के लिए काम करना, उसको हम बोलते हैं एनपीओ। बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका स्कूल्स, स्पोर्ट्स क्लब, जिम, हेल्थ क्लब जो हो गए, एनजीओ हो गई। तो एनजीओ क्या करती है, आपके पास आसपास हर जगह एनजीओ आप सबने देखा होगा। एनजीओ क्या करती है, अपने मेंबर से, गवर्नमेंट से या लोगों से डोनेशंस लेती हैं और पब्लिक के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो ऐसी जो संस्थाएं हैं, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम बोलते हैं एनपीओ, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर, अब बात आती है कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो मीनिंग तो हमने पढ़ लिया एनजीओ, एनपीओ क्या मतलब होता है।
दूसरा आता है कि सर आखिर ये एनपीओ चलता कहाँ से है, यानी इसके पास पैसे कहाँ से आते हैं। तो इसका मेन सोर्स ऑफ रिसिप्ट क्या है, डोनेशन या फंड, यानी कोई ना कोई इसको डोनेशन देता है या फंड देता है, वहां से ये एनपीओ चलाए जाते हैं। डोनेशन कह लो या फंड कह लो, डोनेशन कहाँ से आ सकता है, मेंबर से भी आ सकता है, आम जनता यानी आम पब्लिक से भी आ सकता है, गवर्नमेंट से भी आ सकता है, कहीं से भी डोनेशन या फंड आता रहता है। दूसरा है मेंबरशिप फी, जो इसके मेंबर्स होते हैं इसको मेंबरशिप फी के तौर पे कुछ ना कुछ पैसे देते रहते हैं, वहां से भी इसको पैसे मिलते रहते हैं। तो डोनेशन हो गया, मेंबरशिप फी हो गया, एंट्रेंस फी, कोई इस एनजीओ को एनपीओ को ज्वाइन करना चाहता है तो वहां पे मेंबर बनने के लिए मेंबरशिप फी एंट्रेंस फी देनी पड़ती है, तो वहां से भी उसको रिसिप्ट आते रहते हैं। तो जहां से भी पैसे आते हैं उन सबको क्या करते हैं, वापस पब्लिक वेलफेयर के लिए यानी या फिर जो उसके मेंबर्स है उस मेंबर्स को सर्व करने के लिए उस पैसे को खर्च कर दी जाती है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम एनपीओ बोलते हैं। अब पॉइंट नंबर थर्ड की बात यह है कि सर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। देखो जैसे कि आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग आपने करनी आती है। कोई अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहा है तो उसका अकाउंटिंग कैसे करोगे, आपको बहुत अच्छे से आता है। तो ऐसे ही आपको यहाँ भी सीखना है कि एनपीओ की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, यानी कोई अगर ऐसा संस्था है, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो एनपीओ यानी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, तो उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे। अच्छा जरा मुझे बताओ इसकी अकाउंटिंग आप कैसे करते हो। सर इसकी अकाउंटिंग हम लोग करते हैं जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद हम फिर बनाते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम लोग क्या क्या बनाया था, तो आपने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और अपने बैलेंस शीट, ये सारी चीजें आपने सोल प्रोप्राइटर के अकाउंटिंग में बनाया था। तो ऐसी यहाँ भी एनपीओ का अकाउंटिंग हुई तो इसमें भी बनेगी। देखो ये सारी चीजें मैं फिर से बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हमने क्लास 11 में पढ़ रखा है। हमें सीधा ये देखना है कि एनपीओ का फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट हमने क्या बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, ऐसी एनपीओ का भी फाइनल अकाउंट बनता है। और इसके फाइनल अकाउंट में बनता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। ठीक है, जैसे हमने सोल प्रोप्राइटर के अकाउंटिंग में ये सारी चीजें बनाई थी, वैसे हम एनपीओ अकाउंटिंग में ये सारी चीजें बनाएंगे। यानी यही 3 टॉपिक आपको पढ़ना है इस कंप्लीट चैप्टर में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अब देखो जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं छोटे छोटे जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सब्सक्रिप्शन पढ़ना पड़ेगा, फंड पढ़ना पड़ेगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हो पढ़ना पड़ेगा, और भी सारी चीजें, कंज्यूमेबल आइटम आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी ये सारी जो टॉपिक का नाम अगर आपने सुना भी होगा तो सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ही कवर होते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले, सबसे पहले स्टार्ट करने वाले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है और कैसे बनता है। उसके नेक्स्ट लेक्चर हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर का एक एक आइटम को पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है कि जो भी हम एनपीओ में चीजें कुछ भी रिसिप्ट करते कहीं से भी, चाहे डोनेशन रिसिप्ट किया हो, हमने कहीं से एंट्रेंस फी रिसिप्ट किया हो, या कहीं से कोई भी रेंट रिसिप्ट किया हो, कहीं से कोई इंटरेस्ट डिविडेंड इनकम कुछ भी रिसिप्ट किया, उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड दिखाएंगे। और कुछ अगर पेमेंट किया तो उसको पेमेंट साइड दिखाएंगे। देखो ध्यान देना, ये जो होता है ना, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड बैंक। समझ में आ रहा होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट, यानी जो कैश अकाउंट जो बनता है और बैंक अकाउंट बनता है, दोनों को कंबाइन कर दो, यानी दोनों को अगर एक साथ बनाना तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाएंगे। यानी एनपीओ कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट प्रिपेयर नहीं करता, सीधा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करता है। यानी कोई चीजें कैश में रिसीव होगा तो भी रिसिप्ट साइड जाएगा, और कोई चीजें बैंक के थ्रू रिसिप्ट होगा तो भी रिसिप्ट साइड ही जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल हम कैसे बनाते थे क्लास 11 में, यहाँ बनाते थे कैश अकाउंट और यहाँ बनाते थे हम लोग बैंक अकाउंट। ठीक है, अगर कोई चीज हमें सपोज हमने कहीं से डोनेशन मिला है और वो डोनेशन सीधा बैंक में गया, तो आप एंट्री क्या करोगे, तो बोलोगे सर डोनेशन अकाउंट डेबिट, सॉरी डोनेशन अकाउंट डेबिट नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, यही आप एंट्री करोगे। तो ये क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट में लिखा जाएगा टू डोनेशन। सपोज हमें 1 लाख रुपीज की डोनेशन मिली, डेबिट साइड ऐसे लिखोगे।
अगर हमें कोई और अदर फंड, सपोज हमें कहीं से एंट्रेंस फी मिला जो कैश में मिला है, या मेंबरशिप फी ले लो, कैश अकाउंट डेबिट टू मेंबरशिप फी 50,000, तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप कैश अकाउंट में दिखाओगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, टू मेंबरशिप फी 50,000, ऐसे ही करोगे ना, अलग अलग बनेगा। लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कहता है नहीं, आपको ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट अलग अलग प्रिपेयर नहीं करने, आपको एक ही अकाउंट प्रिपेयर करना है जिसका नाम हम रखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एनपीओ बोलता है कि हम एक ही अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जिसको हम बोल देंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। डेबिट साइड रहेगा रिसिप्ट और क्रेडिट साइड रहेगा पेमेंट। बहुत सिंपल सी बात है। अब ये क्या है, डेबिट एसेट आएगा तो डेबिट, चाहे कुछ भी हो, तो यहाँ पे क्या लिखा है, टू डोनेशन। अगर वो डोनेशन बैंक में आए तो भी यही आएगा 1 लाख रुपीज, और डोनेशन अगर वो कैश में आए, टू मेंबरशिप फी या अदर कोई भी डोनेशन है वो, अगर वो कैश में आए तो भी रिसिप्ट साइड ही जाएगा। अगर हमने कुछ पेमेंट किया है, अब वो पेमेंट आप कैश के थ्रू करो या बैंक के थ्रू करो, दोनों इसी साइड जाएगा। सपोज हमने किसी को सैलरी दिया कैश में, हमने किसी को रेंट पे किया वो बैंक के थ्रू पे किया, वो सारी की सारी चीजें पेमेंट साइड ही जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड बैंक अकाउंट। दूसरा क्या होता है, इट इज रियल अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश और बैंक दोनों रियल अकाउंट है, तो ये भी क्या बन जाएगा, मेरा रियल अकाउंट बन जाएगा। वैसे तो बैंक पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन एसेट के तौर पे हम रियल अकाउंट में उसको बताते हैं। तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी क्या होता है हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होगा, इट इज रियल अकाउंट, ये रियल अकाउंट होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा दूसरा सर, ये जो कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये एक्रूवल बेसिस बनेगा या कैश बेसिस बनेगा? आप खुद ही बताओ, कैश और बैंक अकाउंट किस बेसिस बनता है, एक्रूवल बेसिस बनता है या कैश बेसिस बनता है? सर कैश बेसिस बनता है, तो ये भी किस पे बनेगा, इट इज प्रिपेयर ऑन कैश बेसिस। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि जो भी पैसा रिसिप्ट होगा उसको रिसिप्ट साइड, जो भी पेमेंट होगा पेमेंट साइड। इरिस्पेक्टिव ऑफ वो लास्ट ईयर का है प्रीवियस ईयर का, उससे कोई मतलब नहीं है। सपोज हमें कहीं से बैंक में पैसा रिसीव हुआ है, वो प्रीवियस ईयर का था, तो क्या बैंक में एंट्री नहीं करेंगे डेबिट साइड? सर बिल्कुल करेंगे। वो प्रीवियस ईयर का कि करंट ईयर का, इससे तो पीएनएल में इफेक्ट आता है, कैश या बैंक अकाउंट में कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ऐसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, हमें चाहे लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला हो या एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला हो, जाएगा रिसिप्ट साइड में। हमें डोनेशन का आज का मिला हो या 10 साल पहले का मिला हो, 10 साल बाद का मिला हो, कोई मतलब नहीं, जाएगा रिसिप्ट साइड ही। मतलब हमें बस रिसिप्ट से मतलब है, कुछ भी रिसिप्ट हुआ हो वो करंट ईयर का है कि नहीं इससे कोई मतलब नहीं। रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड, पेमेंट है तो पेमेंट साइड। अब दूसरी बात सर, ये जो कॉम्बिनेशन यानी कैश और बैंक अकाउंट है, ये दोनों है, कोई एक ही दिया होगा तो फिर हम किसी एक के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सपोज देखो, जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इसका फॉर्मेट क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मेट, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे लिखो रिसिप्ट, यहाँ अमाउंट, यहाँ पेमेंट, और यहाँ पे लिख दो अमाउंट। ये हमारा क्रेडिट हो गया और ये हमारा डेबिट हो गया। और यहाँ पे आपको लिखना होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस दो हो सकता है, टू बैलेंस बीडी। अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और वहां पे सिर्फ हमें कैश का बैलेंस दिया है या सिर्फ बैंक का बैलेंस दिया, मतलब एक ही ओपनिंग बैलेंस दिया, तो सिर्फ हम बाई बैलेंस बीडी, सपोज 50,000 दे रखा, बैंक का बैलेंस हो गया। बाकी भी चीजें मैं जो भी रिसीव करूंगा डोनेशन के तौर पर रिसीव करूंगा, बाकी चीजें मैं मेंबरशिप फी के तौर पर रिसीव करूंगा, बाकी मैं चीजें गवर्नमेंट ग्रांट के तौर पर रिसीव करूंगा। ये सारी चीजें क्या होती है बताऊंगा। जो भी चीजें रिसीव करूंगा यहाँ लिख दूंगा, और जो भी चीजें मैं पेमेंट करूंगा, सपोज मैं सैलरी पेमेंट कर रहा हूँ, मैं किसी को रेंट पेमेंट कर रहा हूँ, मैंने कहीं से कुछ लोन लिया था उसका इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा हूँ, अगर मैं कोई भी किसी एक्सपेंस को पे कर रहा हूँ, तो पेमेंट करने के बाद लास्ट में जो बाई बैलेंस सीडी आएगा उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सीडी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो ओपनिंग था, ओपनिंग एक ही है ना, ये कैश का हो सकता है या बैंक का हो सकता है, तो क्लोजिंग भी एक ही आएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी कि सर जब ओपनिंग दो का दे रखा हो, तो क्योंकि आपने कहा था ये कैश और बैंक की एंट्री दोनों होती है, तो सपोज इसके पास कुछ कैश में भी पैसा ओपनिंग था, कुछ बैंक में भी ओपनिंग था, तब हम क्या करेंगे, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओपनिंग दो लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे यहाँ पे, टू बैलेंस बीडिंग, और यहाँ पे सपोज कैश का था 30,000 और बैंक का था 50,000, टोटल कितना आएगा फिर
टोटल आएगा यहाँ पे 80,000 रुपीज का ओपनिंग आएगा। तो जब ओपनिंग बैलेंस 2 दिया होगा तो आपको 2 बैलेंस रेडी करके कैश और बैंक दोनों लिखना पड़ेगा, और सिंगल दिया होगा 2 बैलेंस रेडी करके सिंपल आप लिख सकते हो। अब क्लोजिंग की बात करते हैं, तो सर क्लोजिंग में भी 2 आएगा। क्लोजिंग में हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो क्लोजिंग है कैश का कितना और बैंक का कितना है? सपोज इन सबको ऐड करके टोटल आ रहा है हमारा 5 लाख रुपीज, सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 लाख, ये मैंने अज्यूम किया है, और टोटल ये सारे एक्सपेंस हमारे 4 लाख। तो यहाँ पे जो बाई बैलेंस एडी आएगा वो कितना आएगा? 1 लाख रुपए आएगा। अब बात ये है कि सर ये 1 लाख रुपए की जो सीडी है इसमें कैश का कितना, बैंक का कितना है? तो जब आपके पास ओपनिंग बैलेंस 2 होगा तो क्लोजिंग भी 2 आनी चाहिए। तो इस केस में हमेशा 1 का क्लोजिंग आपको दिया होगा। ध्यान देना, जब ओपनिंग बैलेंस 2 बैलेंस दिए होंगे यानी कैश और बैंक 2 ओपनिंग हुआ तो क्लोजिंग में किसी एक का दिया होगा हमेशा। सपोज यहाँ पे सर हमारा कैश का 30,000 क्लोजिंग दिया हुआ था, तो बाकी जो रिमेनिंग है वो कितना आएगा? रिमेनिंग बैंक का 70,000 आ जाएगा, हो गया 1 लाख रुपए। सपोज हमारा बैंक का दिया था 60,000 तो कैश का 40,000 आएगा, 1 लाख रुपए। यानी पहले आप क्लोजिंग निकाल लो, फिर देखो एक का क्लोजिंग कितना दिया हो, जो रिमेनिंग क्लोजिंग बचेगा दूसरे क्लोजिंग होगा। तो यही तरीका है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। जो भी रिसिप्ट होगा उसको रिसिप्ट साइड, इरिस्पेक्टिव ऑफ लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, एडवांस, ड्यू, कुछ नहीं, बस रिसिप्ट और रिसिप्ट साइड, पेमेंट है तो पेमेंट साइड। बहुत ही ईजी है। तो ये हमने पढ़ लिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए। अब इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं और फिर इस हम वीडियो को एंड कर देंगे। सो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 है, टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन की बुक है जिसका क्वेश्चन नंबर 6 है, सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है ये। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, और नीचे सारी चीजें दे रखी है, ओपनिंग बैलेंस दे रखी है, कैश और बैंक की, फिर सब्सक्रिप्शन, डोनेशन की सारी चीजें दे रखी है। नीचे बोला गया फ्रॉम द अबव समरी प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द गुड हेल्थ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। इन 2018 का गुड हेल्थ क्लब का हमें क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। अब देखो क्वेश्चन जो है ओपनिंग बैलेंस 2 दिया हुआ था, क्लोजिंग बैलेंस भी हमेशा 2 निकल के आएगा। ओपनिंग बैलेंस है कैश का भी और बैंक का भी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 2 बैलेंस बीडी कैश और बैंक। कैश का कितना है 70,000, बैंक बैलेंस है 3 लाख रुपीज, टोटल हो गया 3,70,000। उसके बाद लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव, रिसीव तो रिसिप्ट साइड, टू सब्सक्रिप्शन। अब ये सब्सक्रिप्शन के दिया देगा 17, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 3 साल का सब्सक्रिप्शन एक साथ ही रिसीव हुआ, कोई मतलब नहीं, सारे के सारे ऐड करके यही लिखे जाएंगे। कितने मेरे पास 40,000, 375 और 20,000, टोटल ऐड कर दो 40,000, 375 प्लस 20,000, ठीक है, सारे ऐड करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाद। उसके बाद क्या लिखा है मेरे पास, डोनेशन फॉर जिम, यानी डोनेशन हमें मिला है किसके लिए, हमारे जिम के लिए। हमारा जिम है ना गुड हेल्थ क्लब, टू डोनेशन। अगर डोनेशन हमने रिसीव किया है तो पेमेंट रिसिप्ट साइड, और पेमेंट किया तो पेमेंट साइड, सिंपल सी बात है। 164, 1,64,000। ऑडिट फी, सॉरी एडमिशन फी, तो एडमिशन फी भी हमें रिसीव हुआ है। सर हमें कैसे पता एडमिशन फी हमें रिसीव हुआ है कि पेमेंट में कहीं तो लिखा नहीं है? तो सिंपल सी बात है, हमारा हेल्थ क्लब है तो यहाँ पे कोई एडमिशन ले गई, हम तो कहीं जाके एडमिशन नहीं कराएंगे ना, तो एडमिशन फी हमें रिसीव ही हुआ है, तो हम 14,000 रुपीज से एडमिशन फी में लिख देंगे। लाइफ मेंबरशिप, ये भी हमारे रिसिप्ट है, हमें कोई ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए उसको मेंबरशिप फी भी देनी पड़ेगी। तो लाइफ मेंबरशिप फी आई है 45,000, यानी पूरी जिंदगी भर के लिए फी किसी ने पेमेंट कर दिया है। वेजेस एंड सैलरी, ये हमारा पेमेंट है, सिंपल सी बात है, वहां पे जो वर्कर्स और जो लोग काम करते हैं उनको कुछ वेजेस एंड सैलरी हमें देनी पड़ेगी। तो वेजेस एंड सैलरी कितना मेरे पास 55,000। इसके बाद है हमारा है लॉकर रेंट, तो ये लिखो लॉकर रेंट, यानी जो हमारा लॉकर है उसके बदले में रेंट मिला हुआ है, कितना, जिम्स में, बैंक्स में लॉकर होते हैं उसके रेंट मिलते हैं बैंक्स को या जिम्स को, अगर आप उस लॉकर को यूज करोगे तो आपको रेंट देना पड़ेगा। 11,000 का रेंट मिला हुआ है। इन्वेस्टमेंट इन 9% डिवेंचर ऑफ XYZ LTD, हमने कहीं इन्वेस्ट किया है तो ये हमारे लिए पेमेंट है बाई इन्वेस्टमेंट,
यानी सिंपल सी बात है, ये हमारे एक तरह का कैश या बैंक अकाउंट है। कैश या बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव हुआ, कहीं से भी रिसीव हुआ, डेबिट साइड, पेमेंट हुआ था पेमेंट साइड, बस बहुत ही इजी है। बस ये लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। 2,40,000। उसके बाद क्या हमारे पास, हेल्थ जनरल। हेल्थ जनरल कितना मेरे पास, हेल्थ जनरल के लिए हमने खर्च किया है कितना, 5,000, 5,000 रुपए। स्टेशनरी पे हमने खर्च किया है बाई स्टेशनरी। सिंपल सी बात है, आपको समझना पड़ेगा कौन सा एक्सपेंस है कौन सा रिसिप्ट है। जो पेमेंट है उसको पेमेंट साइड, जो रिसिप्ट है उसको रिसिप्ट साइड। कभी कभी लिखा भी होता है, कभी कभी नहीं भी लिखा होता है, तो आपको समझना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, स्टेशनरी क्या है, पेमेंट ही क्या होगा, हमने स्टेशनरी तो खरीद, रिसिप्ट तो हो नहीं सकता ना। कितना स्टेशनरी है, 12,500, 12,500 रुपए। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये भी हमने पेमेंट किया होगा, इंश्योरेंस का पैसा हमें देना पड़ता है। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, 6,760। कुरियर चार्जेस, ये भी हमारा पेमेंट है। कुरियर चार्जेस कितना है, 800, 800 रुपए का हमने कहीं कुरियर करा हुआ है। म्युनिसिपल टैक्सेस, ये भी हमें देना पड़ेगा, टैक्सेस है। म्युनिसिपल टैक्सेस कितना हमारे पास, 9,570। मशीनरी परचेज, ये भी हमारा पेमेंट है, हमने मशीनरी को परचेज किया है। 38,000 का हमने मशीनरी परचेज कर लिया है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर हमने सेल किया, इससे हमें कुछ पैसा रिसिप्ट होगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर कितना, 1,300। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस, जो हमारा बैंक बैलेंस था उससे हमें कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस है 1,740। अब इन सबको हम टोटल ऐड करेंगे और यहाँ पे हमारे क्या निकल के आएगा, टू बाई बैलेंस सीडी। अब देखो जो बाई बैलेंस सीडी निकल के आएगा, मैंने अभी समझाया था, इसमें दो बैलेंस निकल के आएंगे, कुछ कैश के और कुछ बैंक के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी कैश और बाई बैलेंस सीडी बैंक। अब मैंने कहा था कि किसी एक का बैलेंस सीडी दिया हुआ है, कैश इन हैंड दिया है 43,000, तो ये आ गया 43,000। अब जो टोटल बैलेंस आएगा, सपोज 1 लाख आ गया, तो 1 लाख का 43 ये रहेगा, बचेगा जो आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इसको हम एक बार ऐड करते हैं, फिर हमें देखते हैं कितना आ रहा है। तो इन सबको ऐड करके आ रहा है 10,41,040। ठीक है, और इन सबको अगर माइनस करते हो तो आप आ रहा है ये टू बैलेंस सीडी, यहाँ पे जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 6,73,410। अब टोटल जो बैलेंस शीट है 673 का, जिसमें से 43,000 का कैश बैलेंस है, तो आप क्या करो 673 में से 43,000 माइनस कर दो, तो जो बैंक का बैलेंस निकल के आएगा वो आएगा 6,30,410। तो दोनों को ऐड करोगे ये आएगा। तो ये हमारा हो गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का सारे के सारे हमने कॉन्सेप्ट कर लिए और इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, या फिर आप चाहो तो कमेंट करके ही पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें हेल्प करना ताकि हम भी ग्रो कर सकें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको न्यू सेशन का एकदम बिल्कुल न्यू फ्रेश वीडियोस आपको मिलेंगे। एंड तक आपकी कंप्लीट क्लास 11th और 12th का अकाउंटेंसी कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फिर से अपनी वीडियो देखने के लिए, और सपोर्ट जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि इस वीडियो आपको कैसी लगी। अगर कोई दिक्कत है जरूर कमेंट करके बताना ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझा सकूं। थैंक यू सो मच, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।